नमस्कार दोस्तों, कल जो हमारा स्थल मंडल का छूट गया था जीवमंडल में भाग, उसकी आज बात करेंगे। सबसे पहले हमने एक तरफ सेल लिख लिए हैं और दूसरी तरफ खनिज समूह लिख लिया है, ये दोनों की बात होगी। तो पहला देखो, अगर सेल की बात करी जाए, हम भूगोल पोर्शन में पूरे सेल विधिवत तरीके से पुनः पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ अभी सिर्फ जीवमंडल के तहत स्थल मंडल की केवल बात हुई थी कि स्थल मंडल में क्या क्या प्रमुख प्रमुख चीज़ें पाई जाती हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ ईवीएस दृष्टिकोण से देखें तो वहाँ उसके अंदर बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता। वो जब डेप्थ में क्वेश्चन जाता है किसी भी पॉइंट में, चाहे वो खनिज समूह में हो चाहे वो सेल में हो, तो वो क्वेश्चन फिर माना जाता है कि ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है या जियोलॉजी का है, ये क्वेश्चन ईवीएस का नहीं है या इन्वायरमेंट से नहीं रिलेट कर रहा है। अब सेल की अगर बात करें तो देखो, सेल को यहाँ 3 भागों में बांटा गया है: आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। कितने प्रकार के सेल हैं? तो 3 प्रकार के सेल। पहला यही क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा सेल होता है, कौन सा नहीं होता? तो 3 होते हैं: आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। आग्नेय सेल वो हैं जो सबसे प्राचीन हैं, उनको हम आग्नेय सेल कहते हैं। जानकारी के लिए थोड़ा सा हल्का ले लेते हैं, बाकी फिर बाद में पुनः पढ़ाएंगे। अवसादी चट्टानें वो होती हैं जो अवसाद से कट करके किसी तरीके से आग्नेय से रूपांतरित हुई, किसमें? अवसादी में। और रूपांतरित चट्टानें वो हैं जो आग्नेय बदली हो या अवसादी से बदल कर बनी हो, वो रूपांतरित चट्टान कहलाती। आग्नेय सेल जो है वो ग्रेनाइट आता है आग्नेय के तहत, बेसाल्ट आता है आग्नेय के तहत, और क्वार्ट्ज, ये पत्थर जो होते हैं ये आग्नेय सेल कहलाते हैं। बलुआ पत्थर अवसादी है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चूना पत्थर भी अवसादी, ये भी पूछा जा चुका है। कोयला अवसादी, ये भी एग्जाम में आ चुका है। और पीट, लिग्नाइट, सेल और लोयस, ये आपके अवसादी के अंतर्गत आते हैं। सिविल एग्जाम यूपीएससी ने लोयस पूछा था, लोयस किस प्रकार का है? तो लोयस भी अवसादी के अंतर्गत आता है। रूपांतरित सेल कौन कौन से हैं? तो रूपांतरित में आपका संगमरमर है, एग्जाम में पूछा जा चुका है संगमरमर। क्वार्टजाइट है, ये भी पूछा जा चुका है। ग्रेफाइट, स्लेट और सिस्ट, ये रूपांतरित के अंतर्गत आते हैं। तो ये 3 सेल जो आपके समक्ष लिखे हुए हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, तो ये इनका छोटा सा एक परिचय रहा। अब अगला जो हमारे सामने है वो है खनिज समूह कौन कौन से होते हैं। तो आप देखा यहाँ पर 4 प्रकार के खनिज समूहों में पृथ्वी के हमने खनिज समूह बांट रखे हैं। पहला है सिलिकेट समूह, दूसरा है कार्बोनेट समूह, तीसरा है सल्फाइड समूह, चौथा है धात्विक ऑक्साइड समूह। यही क्वेश्चन पहला बनता है कि निम्न में से कौन सा खनिज समूह के अंतर्गत आता है, कौन सा नहीं आता। तो पहला तो यही जानना जरूरी है। जैसे आप कोई भी स्टेट का टेट एग्जाम या सेंट्रल का सीटेट एग्जाम या लोअर पीसीएस दे रहे हो, उसमें यही आ जाता है। तो सिलिकेट समूह, इसमें वो चीजें आती हैं जिनमें सिलिका के कण पाए जाते हैं, अर्थात बालू पाई जाती। कार्बोनेट समूह, जिसमें कार्बनिक अम्ल या कार्बन तत्व अधिक पाए जाएंगे जिस समूह में, उसको किसके अंतर्गत रखते हैं? कार्बोनेट समूह के अंतर्गत। सल्फाइड, जिसमें सल्फर की मात्रा अधिक हो। धात्विक, जहां पर धातुओं के ऑक्साइड अधिक हो। जैसे ये उदाहरण के तौर पर लिखी, ये ना समझना सिलिकेट समूह के अंतर्गत 2 ही आते हैं, कार्बोनेट में 1 ही आता है, 1 से अधिक होते हैं। ये एग्जाम्पल हैं जितने आपके समक्ष लिखे हुए हैं, ये नीचे जितने भी लिखित हैं यहाँ तक, ये सब एग्जाम्पल हैं। सिलिकेट के अंतर जैसे फेल्सपार, जैसे क्वार्टजाइट, ठीक, ये किसके अंतर्गत आते हैं? सिलिकेट समूह के अंतर्गत। कार्बोनेट समूह के अंतर्गत जैसे कैल्साइट, कार्बोनेट समूह का एक भाग होता है। अब सल्फाइड समूह की बात करें, जैसे पायराइट, जैसे आयरन सल्फाइड, या हम लव सल्फाइड भी कह सकते हैं। अगर धात्विक ऑक्साइड की बात करते हैं, समूह में कौन आता है? तो बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये जितने ऑक्साइड हैं, मुख्यतः इसमें आयरन ऑक्साइड, आयरन के सारे ऑक्साइड आ जाते हैं, और इसके अंतर्गत एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सारे तत्व उसके अंदर आते हैं जहां धातु का कोई भी ऑक्साइड बन रहा हो। कॉपर ऑक्साइड के जितने भी होंगे अयस्क, वो यहाँ रखे जाएंगे। क्लियर? तो समूह कितने भागों में पृथ्वी पर विभाजित है खनिज का? 4 भागों में, जिसमें सिलिकेट समूह, कार्बोनेट समूह, सल्फाइड समूह, धात्विक समूह रखे जाते हैं। क्लियर? तो ये रही बात। जीवमंडल के चल रहे सीरीज में आगे जब बढ़ेंगे स्थल मंडल के आगे, तो बात आ जाती है वायुमंडल की। वायुमंडल की जहाँ बात हम करें तो उसमें पूरी व्यवस्था समझने के लिए आपके पास मंडल अलग अलग हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वायुमंडल को एटमॉस्फेयर बोलते हैं।
इसके पीछे आपने स्थलमंडल पढ़ा, लिथोस्फीयर था। अब वायुमंडल की बात करें तो यहाँ अपने आप में वायु पहली बात, प्लस मंडल है, मतलब वायु का पूरा संगठन है। पिछले वीडियो में आपने सुना होगा जहां हमने पूरे वायुमंडल का जिक्र किया था कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो वहां हमने बताया था कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% है, और हमने बताया था कि आर्गन 0.93% है, और जलवाष्प बताई थी 0 से लेकर के 5% के बीच वायुमंडल में पाई जाती है। वो सारी बातें तो पीछे आप देख चुके हैं, नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पूरे एनवायरनमेंट का वहाँ से देख लीजिएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के ईवीएस के पूरे वीडियोज पढ़ें, वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन समझने की बात यहाँ ये है कि सिर्फ यहाँ वायुमंडल की अगर हम बात करें तो वायुमंडल कितने भागों में विभक्त है, तो 1, 2, 3, 4 और 5 वायुमंडल लिखा होने के कारण इसको इधर खिसका लिया है। अब वायुमंडल कितने भागों में विभक्त है, तो क्षोभ मंडल जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल जिसको बोलते हैं स्ट्रोस्फीयर समताप मंडल, मध्य मंडल जिसको बोलते हैं मेजोस्फीयर, आयन मंडल जिसको बोलते हैं आयनोस्फीयर, बहिर्मंडल जिसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। और ये जो क्षोभ मंडल है इसी का एक नाम और भी चलन में है कि इसको परिवर्तन मंडल भी बोला जाता है। इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। किसे कहा जाता है परिवर्तन मंडल, तो क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर को कहते हैं। परिवर्तन मंडल इसे क्यों कहा जाता है, देखिए इसी मंडल में सारे प्राणी वास कर रहे होते हैं, सारी जितनी भी प्राकृतिक क्रियाएं हैं सबकी सब इसी ट्रोपोस्फीयर में ही होती हैं। जैसे हमने कहा बादल बनना किस मंडल में होगा, ट्रोपोस्फीयर में। हवा का चलना, आंधी का चलना, हवा, आंधी, तूफान इसी मंडल में चलेंगे। पक्षियों का उड़ना, हमने कहा पक्षी किस मंडल में उड़ते हैं, तो पक्षी भी ट्रोपोस्फीयर में उड़ते हैं। ये सारी क्रियाएं आपके ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। यही नहीं, अगर हम आपसे कह दें कि हेलीकॉप्टर जो होता है वो किस मंडल में उड़ता है, तो हेलीकॉप्टर भी आपका इसी ट्रोपोस्फीयर में ही उड़ रहा होता है। ये बात के साथ एक बात और जो मायने रखती है जिसको कहते हैं ऊंचाई कितनी है, तो क्षोभ मंडल की अगर ऊंचाई की बात आए तो 8 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर तक ऊंचाई है ट्रोपोस्फीयर की। समताप मंडल मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो 32 किलोमीटर से लेकर के और लगभग 32 किलोमीटर तक ऊंचाई पाई जाती है किसकी, क्षोभ मंडल की। जब बात आती है मध्य मंडल की कितनी है, तो इसकी होती है 60 से 80 किलोमीटर तक ऊंचाई पाई जाती है मध्य मंडल की। ऊपरी परत की मैं बात कर रहा हूं। और जब आयनोस्फीयर की बात की जाती है इसकी ऊंचाई पाई जाती है 640 किलोमीटर तक, और यहाँ के बाद से लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है बहिर्मंडल। ये सारी बात करते कराते अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा जो वायु का घनत्व है सबसे ज्यादा, तो वायु का व्यवस्था क्या है, तो याद रखना वायुमंडल कहां तक पाया जाता है भाई। ये तो हमने संस्तर बांट दिए, ये हमने स्टेप बांट दिए कि कहां तक वायुमंडल है। तो संस्तर हमारे सामने आ गए कि 5 भागों में विभक्त है, बहिर्मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर में। बट यहां सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आती है कि 16 से लेकर 16,000 किलोमीटर से लेकर 29,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, चाहे वहां 1000 लिख के या शून्य आगे लगा के एग्जाम में, कोई दिक्कत की बात नहीं। वायुमंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो 16,000 से लेकर 29,000 किलोमीटर तक। कहां पर, समुद्र तल से, बाय द सी लेवल, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर 16,000 टू 29,000। ये अलग अलग प्लेसेज पर डिवाइड है, क्योंकि पूरी अर्थ एकदम गोल तो है नहीं। आपको मालूम है कि अगर हम कहें कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो आप कहते हैं जियाड के आकार की है। पृथ्वी पृथ्वाकार है,
पृथ्वी हर जगह बराबर नहीं है, हर जगह गोल नहीं है, ये बार बार चिपटती चली जाती है। तो वायुमंडल भी इसे ही होता चला जाता है। 16,000 किलोमीटर से 29,000 किलोमीटर तक वायुमंडल है, जिसमें 97% वायुमंडल का हिस्सा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा वायुमंडल कहाँ है, तो हमने कहा सारी प्राकृतिक क्रियाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। तो 97% वायुमंडल का हिस्सा किसमें पाया जाता है? मैं यहाँ ट्रोपोस्फीयर लिख दूं या क्षोभ मंडल लिख देता हूं, क्षोभ मंडल में पाया जाता है 97% हिस्सा। अब बचा कितना हिस्सा? केवल 3% और बच रहा है। 3% में बाकी सारे मंडल आपके आ जाते हैं, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। बाकी सारे मंडल कितने में आ गए? 3% में। यही तो इसका मतलब हुआ। अब एक और बात, हमने ऊंचाई लिखी, तो ये जो ऊंचाई हमने एकदम लीनियर ऐसी खींच दी है, यूनिफॉर्म वे में ऐसी नहीं होती। ये यहां देखो लिखी है 8 किलोमीटर या 18 किलोमीटर। किसकी ऊंचाई? क्षोभ मंडल की। ये सी लेवल से ली जाती है, ये अलग अलग है। कर्क रेखा पर अलग है, मकर रेखा पर अलग है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अलग है। ये घटती बढ़ती चली जाती है। लेकिन पृथ्वी, आप जानते हैं कि पृथ्वी जैसे जैसे ध्रुवों की ओर हम जाते हैं, पृथ्वी चपटी होती चली जाती है, और जैसे जैसे रेखा में आते हैं पृथ्वी बड़ी होती चली जाती। सेम यही कंडीशन वायुमंडल के साथ होती कि 8 किलोमीटर ऊंचाई कहाँ है, 18 किलोमीटर ऊंचाई कहाँ है। तो जब बात आती 8 किलोमीटर या 18 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर ऊंचाई है ध्रुवों पर। क्लियर? कहाँ है? ध्रुव पर। और 18 किलोमीटर ऊंचाई कहाँ पर है? तो हम कहते हैं भूमध्य रेखा पर है। भूमध्य रेखा पर है या विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, कहां पर? विषुवत रेखीय क्षेत्र या भूमध्य रेखा में ऊंचाई क्षोभ मंडल की 18 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय भाग में, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, में कितनी है? 8 किलोमीटर है। सारी प्राकृतिक क्रियाएं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। बिजली का कड़कना, जब बादल बनते हैं क्षोभ मंडल में, तो बिजली कहां कड़केगी? क्षोभ मंडल में। पक्षी उड़ते हैं, सब कुछ इसी में हुआ। लेकिन ऊंची उड़ान के पक्षी की हम बात करें, गिद्ध की बात, चील की बात, कबूतर की बात, बाज की बात, तो ये सारे पक्षी अधिकतम ऊंचाई तक भी जाते हैं। और अधिकतम किसी भी प्राणी की अगर हम हाइट की बात करें कि कोई प्राणी मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकता है, प्राणी वहीं तक जाएगा। प्राणी का मतलब है हमारे जंतु भी और पादप भी। प्राणी वहीं तक जाएगा जहां तक ऑक्सीजन जाता है। तो प्राणी की जो मैक्सिमम हाइट पाई जाती है वो है 15 किलोमीटर। जब सिर्फ प्राणी एग्जाम में कहेगा तो कितने किलोमीटर तक? 15 किलोमीटर तक। हमसे अगर कहा जाए पक्षी की अधिकतम हाइट कहां तक होती है, पक्षी कहां तक उड़ सकता है, तो भाई बाज भी पक्षी है, गिद्ध भी पक्षी है। तो पक्षी की अधिकतम ऊंचाई भाई साहब 30 किलोमीटर तक है। कहां तक है? 30 किलोमीटर तक। तो अच्छा, अगर 30 तक ऑक्सीजन होगी तभी तो पक्षी 30 तक जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन भी, एक बात और समझना, अब मैं जब 30 की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं क्षोभ मंडल के ऊपर की बात कर रहा हूं। यही तो हुआ। क्षोभ मंडल के ऊपर भी ऑक्सीजन है, लेकिन उसका धीरे धीरे प्रतिशतता जैसे जैसे ऊपर बढ़ती चली जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जिनकी जरूरत जमीन पर है, वो जैसे जैसे ऊपर होते जाते हैं उनकी प्रतिशतता कम होती चली जाती। तो ऑक्सीजन भी कितनी ऊंचाई तक जाता है? ऑक्सीजन की ऊंचाई भी कितनी है? 30 किलोमीटर तक ऑक्सीजन का कण भी जाता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो कहां तक पहुंचता है? आपके 30 किलोमीटर ऊंचाई तक। अगर कहा जाए ऑक्सीजन का घनत्व तो कहां तक अधिक रहता है, देखना दो क्वेश्चन अलग अलग हैं। ऑक्सीजन कहां तक जाता है? तो हमने कहे थे 30 किलोमीटर ऊंचाई तक ऑक्सीजन कण अधिकतम जा सकता है, मैक्सिमम 30 तक जाएगा। लेकिन इसका सर्वाधिक डेंसिटी जो है, इसका घनत्व तो कहां तक पाया जाता है? तब आप कहेंगे 29 किलोमीटर तक। ये दोनों क्वेश्चन बहुत क्लैश करते हैं एग्जाम में। दूसरा है, हमसे अगर कोई कहे धूल कण कहां तक जाता है, धूल कण कहां तक जाता है, तो हम कह देंगे धूल कण जाता है 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अब इस वाली बात को जब हम देखते हैं धूल कण 16 तक जाता है, तो ऑक्सीजन की अधिकतम बात अगर करें 30 के साथ एक ऑप्शन ऑक्सीजन में और भी मिल चुका है 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक, ये दो अलग अलग हैं। आयोग की बात है कि वो जब एग्जाम में कुछ दे रहा होगा, है हालांकि 30,
लेकिन सपोज दैट 30 ना मिले तो धूल कण 16 है, तो याद रखना 32 भी ऑप्शन सही होगा, लेकिन तब जब 30 दिया नहीं होगा तब। क्लियर? क्योंकि 30 के लगभग 32 भी आता है, एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन और सही हो चुका है कि धूल कण 16 और ऑक्सीजन कण अधिकतम 32 तक या पक्षी अधिकतम 32 तक जा सकता है, क्योंकि 32 तक समताप मंडल की मैक्सिमम हाइट है ना, और इसकी हाइट तक पक्षी जा सकता। पक्षी ही नहीं जा सकता, आप एक बात और समझें तो इसी मंडल पर आपका वायुयान उड़ता है। वायुयान, एरोप्लेन किस मंडल में उड़ते हैं? तो किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। और हेलीकॉप्टर किस मंडल में उड़ते हैं? तो क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। वायुयान उड़ता है और इसी मंडल में ओजोन की परत पाई जाती, ओजोनोस्फीयर, ओजोन की गैस की परत, गैस की परत पाई जाती है, जिसे पृथ्वी का छाता, जिसे पृथ्वी का छाता या पृथ्वी का छाता या पृथ्वी की जीवन रक्षक परत भी कहते हैं। पृथ्वी का छाता या पृथ्वी की जीवन रक्षक परत कहते हैं किसको? ओजोन गैस की परत को। किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। इसे ये भी कह सकते हैं कि ओजोनोस्फीयर कहाँ पाया जाता है? तो ओजोनोस्फीयर भी स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, अर्थात समताप मंडल में पाया जाता है। आपने वायुयान समझ लिया। इसी में ऋतु गुब्बारा भी पाया जाता है। ऋतु गुब्बारा किस मंडल में पाया जाता है? तो आप कह देंगे समताप मंडल में पाया जाता है। वायुयान किस मंडल में उड़ता है? तो समताप मंडल में उड़ता है। अब हम पहुंचे मध्य मंडल के पास। तो इसी मंडल में आकर के विस्फोटित हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं उल्का, उल्का पिंड आकर के यहीं पर बदल जाते हैं उल्काश्म में। ये बात को आपको समझना होगा। उल्का पिंड, उल्काश्म, जो आपने देखा होगा ऊपर तारा आता है, एकदम से चमकता है, चमक करके पृथ्वी पर राख बन के, कोयला बन के गिरता है, वो किस मंडल में आता है? तो आप कह देंगे वो मध्य मंडल में आता है। क्लियर? ऐसा कैसे होता है कि ऊपर से जब आता है एकदम से तो गर्म होते हुए यहां पर आकर के जल जाता है। किस मंडल में? मध्य मंडल में। और इसी मंडल में बर्फ के बादल पाए जाते हैं। किस मंडल में बर्फ के बादल पाए जाते हैं? तो आप कह देंगे मध्य मंडल में पाए जाते हैं। ये ठंडा मंडल भी होता है। कौन सा? मध्य मंडल। ये गर्म मंडल होता है। कौन सा? आपका क्या बोलते हैं? ट्रोपो। अच्छा, एक बात और समझना, जैसे यहां आपका सनलाइट आई है ना, अभी हम उसकी भी बात करेंगे जब हम ओजोन को ही अलग से क्लेरिफाई कर रहे होंगे, ओजोन परत में छिद्र को, तब हम और स्पष्ट तरीके से बता पाएंगे। अभी सिर्फ आप इतनी बात समझो कि जो ओजोन गैस की परत है, ये पृथ्वीवासियों की, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की, प्राणियों की सन से आने वाली, जो सूर्य से आती हैं पराबैंगनी किरणें, उनसे रक्षा करती है। कौन सी परत? ओजोन गैस की परत। अब आपने ये बात समझ ली है ना। बर्फ के बादल पाए जाते हैं किस मंडल में? मध्य मंडल में। अब मध्य मंडल के ऊपर बढ़ेंगे तो आयनोस्फीयर। अब इसमें आयन पाया जाता है, धनायन और ऋणायन, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ये दोनों होने के कारण इसमें आवेशित कण भी कह देते हैं, या आयनित कण। आवेशित कण किस मंडल में पाए जाते हैं? तो आयन मंडल में। आपने सुना होगा, कभी रेडियो सुना हो, टीवी सुना हो, तो कहते हैं इतने हर्ट्ज पर चल रहा है, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी, आप सुन रहे हैं दूरदर्शन। तो ये जो सब चलता है, तो ये कहाँ से परावर्तित होकर आती हैं तरंगे? किस मंडल से आती हैं? तो आयन मंडल से। तो आप ये बात भी याद रखेंगे कि रेडियो टीवी तरंगे किस मंडल से परावर्तित होकर के पृथ्वी पे आती हैं? तो आप कह देंगे आयन मंडल से। अब लास्ट और अंतिम हमारा मंडल है, जिसका नाम है हमारा बहिर्मंडल। तो इस मंडल को भी याद रखेंगे, वो मंडल जिसमें कृत्रिम उपग्रह पाए जाते हैं। वो कौन सा मंडल है? जिस मंडल में सैटेलाइट्स पाए जाते हैं, तो उस मंडल का नाम है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में आपके उपग्रह पाए जाते हैं। ये एक छोटी सी बात हुई किसकी? वायुमंडल की।
अब यहाँ तक हाइट जो है, हाइट आप जरूर याद रखना। एक बात और है, बहिर्मंडल में कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं, तो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी में कितनी ऊंचाई के बाद छोड़े जाते हैं, पहला क्वेश्चन। तो आप कहेंगे 640 किलोमीटर के बाद छोड़े जाते हैं। कितनी ऊंचाई तक छोड़े जाते हैं, तो 1000 किलोमीटर ऊंचाई या इसके बाहर भी छोड़े जा सकते हैं। लेकिन एक शब्द आपने सुना होगा जिसको हम कहते हैं भूस्थैतिक उपग्रह। भूस्थैतिक उपग्रह वो उपग्रह जो पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगाता है। सपोज दैट आपको दिल्ली के ऊपर छोड़ा गया एक रक्षा विभाग का, जिसको छोड़ा रक्षा मंत्रालय ने कि ये सारे डिफेंस की सारी कार्रवाई देखेगा, तो वो दिल्ली के ऊपर ही पृथ्वी के साथ साथ घूम पाएगा। तो भूस्थैतिक उपग्रह मोस्टली किस मंडल में छोड़े जाते हैं, बहिर्मंडल में, जो पृथ्वी के साथ ही घूमते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भूस्थैतिक उपग्रह का घूर्णन काल कितने समय होता है, तो कितना समय होता है, पृथ्वी कितनी देर में घूर्णन करती है, 24 घंटे में। तो भूस्थैतिक उपग्रह भी कितनी देर में घूमता है, 24 घंटे में, पृथ्वी के साथ घूम रहा है। जबकि आप अगर देखो तो चंद्रमा भूस्थैतिक नहीं है, वो उपग्रह है पृथ्वी का, पृथ्वी के साथ घूम रहा, लेकिन पृथ्वी के इतना साथ नहीं घूमता। जैसे जैसे पृथ्वी घूमे वैसे वैसे दिल्ली के सामने रखा गया तो दिल्ली के सामने ही रहेगा। इसीलिए एक क्वेश्चन और भी ईवीएस में पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में कई बार ऐसा सुना होगा कि कोई उपग्रह होते हैं क्लैश कर जाते हैं, छोड़े दिल्ली के ऊपर गए, चले गए कराची के ऊपर, तो हमारा काम तो करना बंद कर देंगे ना। अब ये भी संभव नहीं कि पाकिस्तान उसको अपने नेटवर्क से जोड़ ले, तो हो ये जाता है, फिर हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं, तो उससे ऊपर क्या अंतरिक्ष में फैल जाता है, कचरा, जिसको क्या बोलते हैं, ई एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, ई एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, और एटमॉस्फेरिक मतलब वायुमंडल में प्रदूषण फैला रहा। अब एक शब्द आता है ग्लोबल वार्मिंग। वो जो ऊपर पूरा पॉल्यूशन फैल रहा, वो ग्लोबल वार्मिंग जनरेट कर रहा कि नहीं, पृथ्वी को गर्म कर रहा। भाई ऊपर फैला हुआ है तो सनलाइट को कुछ तो उसने एब्जॉर्ब किया है, और जब एब्जॉर्ब करेगा तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जो सनलाइट आई है, जिसने पृथ्वी पे हीट पैदा की है, वो वापस जाने में उसके सामने समस्या क्रिएट होगी। क्लियर। तो ये रही बात हमारे वायुमंडल के अंदर। अब हम जो हमने समताप मंडल में अभी छोड़ा था, बात की थी ओजोन परत की, तो उस पर आते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ईवीएस में आपके स्नातक स्तरीय से लेकर के आप चाहे जितने बड़े हायर एजुकेशन तक जाएं तो क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो वायुमंडल की बात करें तो उसके अंदर हम बात करेंगे ओजोन लेयर पर, ओजोन परत पर, ओजोन लेयर, जिसे हम कहते हैं O3 से। O3 इसका संकेत है। पहला क्वेश्चन यही आता है, इसको बनाया कैसे जाता है, तो इसका आंसर होता है O2+O। इसे हिंदी में कहें तो एक ऑक्सीजन गैस का अणु, एक ऑक्सीजन गैस का अणु, गैस का अणु, और एक नवजात ऑक्सीजन, एक नवजात ऑक्सीजन मिलता है तब ओजोन परत बनती है। अगर ओजोन गैस कह दें तो ओजोन गैस एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है जो कि पृथ्वी पर गर्मी पैदा करती है, जो फोटोकॉपी मशीन, प्रिंटिंग मशीन इससे निकलती, जो पीछे हमने प्रदूषण वाले वीडियो में इस बात को क्लियर भी किया था। अब ओजोन पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर हो ओजोन परत, पहला क्वेश्चन, इसकी ऊंचाई कितनी हो ओजोन परत की, तो इसकी ऊंचाई है 20 से 25 किलोमीटर ऊंचाई। पहला क्वेश्चन कि ओजोन परत की पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है ओजोन की परत, तो 20 से 25 किलोमीटर। दूसरा है इसकी मोटाई कितनी है ओजोन परत की, ओजोन परत की मोटाई कितनी होती है। जब भी मोटाई आए तो आप इसको लगभग कह दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम में ही पूछेंगे तो लगभग में पूछते, एग्जैक्ट पूछ लें तो एग्जैक्ट पूछ लें। कितनी होती है, तो 5 किलोमीटर होती है। इसमें सर्वाधिक छिद्र कहाँ है, अगर पूछ लिया जाए कहाँ है, तो आप कहेंगे सर्वाधिक छिद्र अंटार्कटिका में। ठीक। अब इतनी बात के बाद हम इसकी बात को शुरू करते हैं कि ओजोन की मोटाई मापी किससे जाती है,
या किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे किसका किया जाता है, डाबसन का। ओजोन परत का मात्रक क्या होता है, डाबसन होता है। यूनिट ऑफ जो है इसकी विड्थ को नापती है, मोटाई को नापती है, तो वो होती है डाबसन। इसको नाप लिया गया। अब हो क्या रहा है कि ऊपर पृथ्वी के ऊंचाई पर, काफी ऊंचाई पर, जहां हमारा तारा स्थित है जिसका नाम सूर्य है, ये करता क्या है कि इससे प्रकाश की किरणें ऊपर से आती हैं और ओजोन परत में छनती हुई फिर हमारी पृथ्वी की सतह पर आकर पड़ती हैं। फिर कहाँ पड़ती हैं, फिर हमारी पृथ्वी की सतह पर पड़ती हैं, समुद्र में पड़ती हैं, वनीय भाग में पड़ती हैं। तो ये सब यहाँ पर पाया जाने वाला जिसका नाम है मानव, मानव के शरीर पर पड़ती हैं। पादप पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं इन पर पड़ती हैं, फूलों पर पड़ती हैं। तो दो प्रकार की किरणें यहाँ से आती हैं। सूर्य से आने वाली किरणें दो प्रकार की होती हैं। एक को हम बोलते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जिन्हें हिंदी में कहते हैं अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें। और दूसरी होती हैं यूवी किरणें जिन्हें अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं, या शुद्ध हिंदी में कहेंगे पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण। तो अवरक्त किरण कोई खास नुकसान व्यक्ति को नहीं पहुंचाती। सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाती हैं, तो हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज पहुंचाती, यूवी किरण पहुंचाती। होता क्या है यूवी किरण से कि यूवी किरण जब पृथ्वी पे आ रही होती है, तो यदि यूवी किरण डायरेक्ट आकर और मनुष्य के शरीर पर पड़ी, या सीधे आकर वनस्पतियों पर पड़ी, पेड़ पौधे पे पड़ी, पादप पे पड़ी, तो यूवी किरण क्या करती है कि अगर पेड़ पौधे पे पड़ेगी तो वहां उपस्थित सूक्ष्म जीव को, उसके फूलों के परागकण को, उसके वर्तिकाग्र को, उसके पुंकेसर और स्त्रीकेसर को नुकसान पहुंचाता है। कौन, यूवी किरण। ठीक। अच्छा, इंफ्रारेड जो है इसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। 0.4 से लेकर के 0.7 एंगस्ट्रॉम की होती है, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक, देख किसको सकते हैं, अवरक्त प्रकाश को, दृश्य प्रकाश को। जबकि हम इसको क्या बोलते हैं, पराबैंगनी किरणों को देखने में सक्षम हमारी आंखें नहीं होती। ये बहुत बड़ी किरणें होती हैं। पराबैंगनी किरणों को एक प्राणी देख सकता है जिसका नाम होता है मधुमक्खी। पूछा भी जाता है मधुमक्खी की आंखों की कुल संख्या कितनी होती है। मधुमक्खी के 5 आंखें होती हैं। मधुमक्खी जहां भी उड़ती है, नीचे भी देखती है, सामने भी देखती है, ऊपर भी देखती है। कभी आप मधुमक्खी को उड़ते हुए देखेंगे तो देखेंगे मधुमक्खी जा रही रास्ते से ऐसे टर्न करके फिर ऐसे सीधा हो गई। जहां वो टर्न की है वहां पर कौन सी किरण है, पराबैंगनी किरण है। जब ये मनुष्य के शरीर पर पड़ती है तो यहां तो इसने पुंकेसर, स्त्रीकेसर और क्षति पहुंचाई थी सूक्ष्म जीवों को, सूक्ष्म जीवों को क्षति पहुंचाई और परागकणों को नुकसान पहुंचाया। जबकि जब मनुष्य के शरीर पर पड़ता है तो यह नुकसान पहुंचाता है, त्वचा कैंसर करता है, त्वचा कैंसर करती है। दूसरा, अगर त्वचा कैंसर नहीं हुआ तो आप कह सकते हैं नेत्र विकार हो जाता है, आंखें खराब हो जाती हैं, हड्डी में दिक्कत आ जाती है, कैंसर हड्डियों में भी हो सकता है, मस्तिष्क विकार हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है, हृदय में विकार पैदा हो जाते हैं, रक्तचाप की समस्या, ऐसी बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं किससे, यूवी किरणों के पृथ्वी पर आने से, मनुष्य के शरीर पर पड़ने से। तो यहां देखो पहला चीज लिखा हुआ है त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर उसको ही होता है, ज्यादातर त्वचा कैंसर की जो प्रभाव देखा गया वो देखा जाता है यूरोपीय महाद्वीप के देशों पर, कि वहां के लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण। सूर्य से पराबैंगनी किरण अगर डायरेक्ट ना आए, छनकर आए, तो ये लाभ पहुंचाती है, विटामिन डी का निर्माण होता है मनुष्य के शरीर में। लेकिन छन के न आने के कारण जीन में छेद हो गया, और छेद होने के कारण आती हैं सीधे और मनुष्य के शरीर पड़ती हैं, तो ये बीमारियां पैदा कर रही। छेद क्यों हो गया, छेद सबसे ज्यादा कहाँ हुआ, तो आपने अंटार्कटिका समझ लिया। ये छेद क्यों हुए, ये जो भी होल हो गए वो क्यों हुए, 5-5 किलोमीटर का था। तो अगर पूछा जाए छिद्र किस गैस के कारण हुए, तो आप कहेंगे क्लोरीन गैस। किस गैस के कारण हुए, तो इसका आंसर है क्लोरीन गैस के कारण हुए। अगर पूछा जाए कौन सी और गैस है, तो उसका नाम है CFC,
जिसका पूरा नाम है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्लोरो में अपने आप है पहली चीज क्लोरीन, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन और कार्बन मतलब कार्बन। केमिस्ट्री में एक रसायन विज्ञान में एक मामला बड़ा अच्छा रहता है कि जो शब्द पहले होगा उसी की प्रतिशतता सबसे ज्यादा होगी। तो CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें क्लोरीन की मात्रा अधिक होती है और यही जाकर के CFC इसको नुकसान पहुंचाता है ज्यादा मात्रा में। दूसरे नंबर पर नाइट्रस ऑक्साइड है, नंबर 2 पर NO2 नाइट्रस ऑक्साइड है जो कि वायुयान से निकलता है। लेकिन अब बात आई कि CFC अच्छा कहां से निकलता है, तो याद रखने वाली बात है CFC निकलता है AC से, फ्रिज से, फोम से, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं से, सौंदर्य प्रसाधन की जो वस्तुएं हैं उनसे निकलता है क्या CFC, और जाकर के ये छेद कर देता है और उसके बाद पराबैंगनी किरणें सीधे आकर मनुष्य के शरीर पड़ती हैं, त्वचा कैंसर का कारक बन जाती हैं। अब इससे बचने का क्या तरीका है, कैसे, और हाँ, और लक्ष्य कब तक रखा गया कि ओजोन परत पूरी हो जाए, तो ये जरूर याद रखना। तो लक्ष्य है 2030 ईस्वी। वृक्षारोपण सघनता के साथ पूरे विश्व में चल रहा है कि 2030 तक ओजोन परत के छिद्र धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और CFC का उत्सर्जन कम हो जाएगा। लेकिन आप अगर देखिएगा जो रियलिस्टिक है, जो व्यवहारिक है, जिसको हम बोलते हैं अप्लाइड में है, तो उसमें आप देखेंगे कि CFC भारी मात्रा में और ज़्यादा पैदा हो रहा है। AC की मांग बढ़ी है, फ्रिज ज़्यादा बढ़ गए हैं और नित्य प्रति बढ़ ही रहे हैं। लग्जरियस वाहन आ रहे हैं, उनमें भी बढ़ रहा है। लोग फॉर्म फर वो ड्यू फर कर रहे हैं। तो जब ये सब कुछ चल रहा है तो जाहिर सी बात है और दिक्कत बढ़नी है। CFC कम होने के बजाय उसके बढ़ने की संभावना बन रही है। तो ये हमारी ओजोन परत रही। अगर ओजोन परत नहीं ऐसे ही ठीक होती तो ज़्यादातर समस्याएं त्वचा कैंसर और नेत्र विकार की बढ़ती चली जाएंगी। ठीक, तो ये रही हमारी आज की क्लास। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।